वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो आप लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या अगर मैं बोलूं कि वोल्टेज एंड करंट जो सोर्स एंड से रिसीविंग एंड तक जाते हैं उनके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा बिहेवियर और क्या क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखो, प्रीवियस 3 क्लासेज हो चुकी है। बच्चे अगर कोई भी मेरी क्लास देखना चाहे तो फर्स्ट डे के फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करना। बीच में देखोगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, पहली क्लास से देखना है सारे के सारे वीडियो, कोई भी नहीं छोड़ना है। देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान रखना। प्रीवियस क्लास में बेटा हमने पढ़ाया था प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में। सर क्या होता है बेटा? प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है समथिंग अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इसमें 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, रियल वैल्यू प्लस सम इमेजिनरी वैल्यू। जो रियल वैल्यू होती है ये सर अटेन्यूएशन को दिखाती है। किसको? अटेन्यूएशन को, या यू कैन से ये सिस्टम में होने वाले लॉसेज को दिखाती है। किसको दिखाती है बेटा? लॉसेज को दिखाती है। जबकि जो बीटा होता है वो फेज को डिफाइन करता है। किसको? फेज को। अरे क्लियर था कि नहीं था? बिल्कुल सही बात है ना। और प्रोपोगेशन का जो मेनली बिहेवियर दिखाता है वो कौन इंसान दिखाता है? ये दिखाता है बीटा। कौन दिखाता है? बीटा, जिसको हमने बोला था फेज कांस्टेंट। अब बीटा के क्या क्या फॉर्मूले निकले थे? सर बीटा जो होता है ये होता है 2 पाई बाई लेमड़ा। क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई लेमड़ा। सबको समझ में आया या नहीं आया? अब देखो, 2 पाई एंगल हो गया, लेमड़ा मीटर में है तो रेडियन पर मीटर स्क्वायर हो गया, रेडियन पर मीटर हो गया इसका। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, आप लोग इनके जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स को भी साथ में ध्यान में रखते हुए चलोगे। तो ये इसका क्या हो चुका है? बीटा हो चुका है। इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट की कल बाल की खाल हम लोगों ने निकाल ली थी। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, कैसे बिहेवियर करता है और ट्रांसमिशन लाइन में किस तरीके से ये यूजफुल है। ध्यान रखना, प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपका पूरी, जब तक ये सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाता, इसकी क्लासेस खत्म नहीं हो जाती, हम बार बार मैं बोलूंगा प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन, बीटा बीटा बीटा। ओके, बार बार बोलूंगा इसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी कल की क्लास में हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था, आगे भी ये आएगा, ठीक है ना। अब देखो, मैं सीक्वेंस के हिसाब से चलूंगा, इसको हटा देता हूं। मैं सीक्वेंस के हिसाब से चलूंगा कि आप लोगों को कैसे कैसे आगे की चीजें समझ में आनी है, उस सीक्वेंस के हिसाब से मैं चलता हुआ चलूंगा। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है स्टैंडिंग वेव। क्या होने वाला है? स्टैंडिंग वेव। अब अगर मैं स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं एक लाइन में डेफिनेशन दे सकता हूं और 2 मिनट में ये टॉपिक खत्म हो सकता है। सही है, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? समझते हुए चलो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। समझना, इसके पहले स्टैंडिंग वेव पढ़ने से पहले भाई हमारे पास में बेटा 2 तरह के पैरामीटर मिले थे, 2 तरह के कंपोनेंट मिले थे ट्रांसमिशन लाइन में। एक मिला था गामा, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और दूसरा मिला था जेड नोट। क्या मिला था? जेड नोट। भाई ये भी आगे बार बार आएगा, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। सर जेड नोट जो होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। अब याद करो, जैसा हम लोगों ने बोला था प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो हम लोगों ने उसको डिकोड किया था। हमने बोला था कांस्टेंट का मतलब यूनिटलेस है, प्रोपोगेशन का मतलब वेव के प्रोपोगेट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के बिहेवियर को दिखाएगा। अगर मैं यहां इसके नाम की बात करूं तो पहला नाम है कैरेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैरेक्टर, मतलब ये बताएगा कि भाई जेड नोट किसके लिए आया था, गामा और जेड नोट किसके पैरामीटर थे? ट्रांसमिशन लाइन के। तो ये कैरेक्टर बता रहा है। भाई किसी भी इंसान का क्या बताया? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर किसका बताएगा ये? सर ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टर बताएगा। अब कैरेक्टर क्या होता है? जैसे हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, बोले यार ये बड़ा ही कैरेक्टरलेस इंसान है। कैरेक्टरलेस का इंसान का मतलब क्या है? कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरलेस है। सही है भाई, जिसका बिहेवियर अच्छा हो, जैसे हम बोलते हैं कोई महात्मा है, वैसे आजकल महात्माओं का भी कैरेक्टर ठीक नहीं होता, ओके। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो जैसे कोई साधु या संत, कोई अच्छा इंसान जो है, तो हम बोलते हैं कि यार इसके गुण बहुत बढ़िया है, ये तो पूजा करने लायक है।
अच्छा इंसान है, सही बात है कि नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इसके करैक्टर बहुत बढ़िया है, इसका समझ में आया। तो करैक्टर जो दिखाता है ना वो इंसान का फिजिकल मतलब अंदर के गुण, अंदर का बिहेवियर, कि उसका एग्जैक्ट बिहेवियर क्या है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आया। अब जैसे सपोज दैट कोई साधु है, उसका कैरेक्टर मान लो बहुत अच्छा है, ठीक है, या कोई भी इंसान है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अब मान लो अभी वो पटना में है तो उसका गुण, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अब आज उसको किसी काम से आगरा जाना है, अब वो पटना से कहां चला गया, आगरा में चला गया, तो क्या ऐसा होगा क्या कि पटना में तो उसके गुण, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, लेकिन आगरा में वो आज गया और आज जाते ही उसका कैरेक्टर और गुण बदल गया? क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। किसी इंसान का जो करैक्टर होता है, जो बिहेवियर होता है, वो शाश्वत होता है, वो चेंज नहीं होता है, समझ में आया। तो करैक्टर किसी इंसान के गुण होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज कभी भी नहीं होते हैं, गुण तो वही होते हैं, सही बात है। तो जेड नोट का बिहेवियर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज नहीं होना चाहिए। भाई इसका मतलब क्या हुआ? भाई इसका मतलब यह है कि अगर मान लो ये मेरा सेंडिंग एंड है, क्या है बेटा? सेंडिंग एंड है। अब यहां से लेके मान लो ट्रांसमिशन लाइन ये इतनी लंबी है और यहां पे जाके है बेटा आपका लोड, ये आपका रिसीविंग एंड है, सही है। अब मान लो आप यहां से चलना लगे तो ट्रांसमिशन लाइन का कुछ गुण है, यहां पे ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर आ रहा है। अब आप यहां पे पहुंच गए, यहां पे भी कुछ गुण होंगे, यहां पे पहुंचेंगे यहां पे भी गुण होंगे, यहां आ जाएंगे यहां पे भी कुछ गुण होंगे, सही बात है। तो करैक्टर तो कभी नहीं बदलना चाहिए। भाई प्रोपोगेशन बदल रहा था, याद करो, डिस्टेंस के हिसाब से प्रोपोगेशन बदल रहा था, लेकिन करैक्टर तो नहीं बदलना चाहिए। मतलब करैक्टर लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। पहली चीज तो मुझे यह समझ में आती है, सही बात है। दूसरा वर्ड क्या है? इंपीडेंस। मतलब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? ओम होनी चाहिए, बिकॉज इट्स इंपीडेंस। करेक्ट है। चला जरा देखते हैं क्या ये दोनों गुणों को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या था भाई? Z नॉट, इसका फॉर्मूला क्या था? क्या था सर? इट्स अंडर रूट ऑफ Z अपॉन Y। क्या यही फॉर्मूला था क्या? चला चेकआउट करना, यही था सर। यहां पे Z क्या था? ये Z एंड और Y जो थे ये आपके पर यूनिट पैरामीटर थे, ठीक है ना। मतलब ये इंपीडेंस था और ये क्या था? एडमिटेंस था। अब चलो आगे चलते हैं। क्या होगा अगर मैं Z नोट को देखूं तो आई कैन से अंडर रूट, इसकी यूनिट होती है ओम और इसकी यूनिट होती है 1 अपॉन ओम, यही होती है। तो ये तो हो गया ओम स्क्वायर का रूट, अंडर रूट ऑफ ओम स्क्वायर हो गया। मतलब इसकी यूनिट क्या आ गई? ओम आ गई। अगर यूनिट ओम है, इसकी यूनिट क्या है भाई? अरे इसकी यूनिट है सर ओम। क्या है? ओम। तो क्या ये एक यूनिटलेस सिस्टम है क्या? नहीं है, इसकी यूनिट आ रही है। और ओम यूनिट किसकी होती है? इंपीडेंस की। किसकी होती है? इंपीडेंस की। क्लियर है कि नहीं है? किसकी होती है? इंपीडेंस की। तो ये आपके इंपीडेंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है? एक इंपीडेंस होता है। समझ में आई कहानी? यूनिट क्यों क्या आ रही है इसकी? ओम आ रही है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं जेड नोट की, आगे बात करें तो सेम बिहेवियर। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जैसे प्रोपोगेशन को चेक किया था, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज एल, अगर मान लो एक एल लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन है तो क्या होगा सर? अगर मैं जेड इक्विवेलेंट की बात करूं ओवरऑल इंपीडेंस, तो मैं बोलूंगा कि पर यूनिट इंपीडेंस मल्टीप्लाई विद लंबाई। अगर मैं ओवरऑल एडमिटेंस की बात करूं तो मैं बोलूंगा पर यूनिट एडमिटेंस मल्टीप्लाई विद लंबाई। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इनमें? तो अरे भाई मैं ये चेकआउट करना चाहता हूं कि मान लो मैंने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस देखा यहां पे लोड पे, फिर मैं यहां से 10 किलोमीटर दूर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस देखना चाहता हूं कि कितना है। 50 किलोमीटर दूर ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस देखना चाहता हूं कि कितना है। सही बात है। तो क्या करूं? तो मैंने माना कि मान लो कोई यहां से इस लोड से किसी एल डिस्टेंस पे जाके मैं क्या चेक करना चाहता हूं? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस चेक करना चाहता हूं, ठीक है। तो जेड इक्विवेलेंट वहां पे इतना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक टोटल इतना हो जाएगा, वाई इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। सही बात है। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कितना होगा। चलो चेकआउट करते हैं। तो अगर मैं एल डिस्टेंस पे देखूं तो मैंने बोला कि मान लो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है जेड नॉट डैश, इस लंबाई पे कितना हो जाएगा सर? इक्विवेलेंट यहां पे बेटा जेड इक्विवेलेंट हो गया ये, मतलब इट्स ए ओवर जेड इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वाई इक्विवेलेंट। दिख तो रहा है? परफेक्ट है। ओके। अगर जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू मैंने उठा के डाल दी, इट्स ओवर अंडर रूट ऑफ जेड इंटू एल एंड इट्स ओवर वाई इंटू एल। देखो ये एल से एल कट गया।
अगर आप वापस से देखो तो इट्स अंडर रूट ऑफ जेड अपॉन वाई मिल रहा है, जो कि एक्चुअली यही वाला मिल रहा है, जेड नोट मिल रहा है। परफेक्ट है नहीं है? तो मतलब नया आने वाला कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो था वो वही मिल रहा है जो पुराना वाला था, मतलब इट्स योर जेड नोट। तो क्या ये लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? अरे नहीं कर रहा है। क्या लंबाई का कोई पैरामीटर आया क्या? यहां पे नहीं आया है। देखो, प्रोपोगेशन कांस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के ऊपर, मतलब आप कितना चल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता था, बट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बिकॉज मैंने पहले ही बोला था ये क्या दिखाएगा? कैरेक्टर दिखाएगा, मतलब क्या दिखाएगा? गुण दिखाएगा। क्या दिखाएगा? गुण दिखाएगा। अब देखो, किसी इंसान के गुण क्या होते हैं भाई? अगर मान लो उसकी अच्छी परवरिश की गई है, अगर उसके घर वालों ने उसको एक अच्छे माहौल में रखा है, अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो उसके गुण भी अच्छे होंगे, उसका कैरेक्टर भी अच्छा होगा, है। अगर वो एक माहौल उसके घर का अच्छा नहीं है, वो एक अच्छे माहौल में नहीं पला बड़ा, ओके, वो जैसे यूपी बिहार वाले में बंदूक लेके घूमने वाले उस माहौल में अगर बड़ा है तो वो भी बंदूक लेके घूमेगा बेटा। अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सही बात है। तो उसका गुण, उसका कैरेक्टर थोड़ा क्या होगा? अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो मतलब जैसी उसकी अपब्रिंगिंग होगी, जैसे उसको चारों तरफ माहौल मिलेगा, उसके गुण उससे क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब बेसिकली ये है कि जो सर उसके अंदर होगा ना, जैसा बिहेवियर उसके अंदर होगा वैसा ही रिफ्लेक्ट होकर बाहर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या कहानी है? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई हमको ये चेक करना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्या है। चेकआउट करते हैं जरा, देखो। इसका मतलब ये है, पहली चीज तो यहां पे क्या लिखोगे, ठीक है, कि जेड नोड डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, कि ये ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो भाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? जेड नोट निकालो। देखो, अंडर रूट ऑफ क्या आ रहा है बेटा? जेड अपॉन वाई। अब जेड क्या था? पर यूनिट इंपीडेंस। उसको हमने क्या लिखा था? इट्स आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी। अरे भाई एल क्या, जेड क्या था? आर प्लस जे ओमेगा एल। वाई क्या था? जी प्लस जे ओमेगा सी। अब देखो यहां पे क्या क्या पैरामीटर आ रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के। यहां पे मिल रहा है बेटा आपको आर, यहां पे मिल रहा है आपको एल, यहां पे मिल रहा है आपको जी, और यहां पे क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो डिपेंड कर रहा है ना, तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर, एल के ऊपर, जी के ऊपर, सी के ऊपर। और ये सारे कौन से पैरामीटर थे? बेसिक पैरामीटर। कौन से थे बेटा? बेसिक पैरामीटर्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनको अगर मैं बोलूं ना तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब सर मैंने ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया था ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने में मैंने आर, एल, जी और सी, इन पैरामीटर्स को मैंने यूज में लिया था। अरे करेक्ट है, इन पैरामीटर्स को मैंने यूज में लिया था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका इंडक्टेंस कितना है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, उसका कंडक्टेंस कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के ऊपर। मतलब बेटा ये ट्रांसमिशन लाइन का लंबाई तो बाहरी गुण हो गया ना, इंटरनली रेजिस्टेंस कितना है, उसमें इंडक्टेंस कितना है, समझ में आया? तो ये गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? कैरेक्टर बोलते हैं। समझ में आई कहानी? ओके। अब आगे जाके आपको एक अलग पैरामीटर और मिलेगा, और वो पैरामीटर क्या मिलेगा उसको भी जरा समझ लीजिए। देखो, अगर मान लो मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की ही बात करूं, बट एक स्पेशल गुण इसमें लगा देता हूं, मैं लगा देता हूं फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। किसके लिए बात करूं बेटा? फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। भाई मैंने बोल दिया सर लॉसलेस है, तो बेटा इसका मतलब क्या है? जो कंपोनेंट लॉस दिखा रहे हैं उनको खत्म कर दो। अब लॉस कौन दिखाता है? रेजिस्टेंस दिखाता है। कौन दिखाता है? ये दिखाता है, कंडक्टेंस दिखाता है। इट मीन सर ट्रांसमिशन लाइन के अगर मैं आर को भी जीरो कर दूं एंड मैं बोलूं कि मैंने जी को भी क्या कर दिया? जीरो कर दिया, तो ट्रांसमिशन लाइन कैसी होगी? इट्स अ परफेक्ट लॉसलेस। कैसी होगी भाई? लॉसलेस। अब अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को डिफाइन करूं कि व्हाट्स द जेड नोट, तो आप क्या बोलोगे? जरा चेकआउट करो। आर जीरो, जी जीरो, जे ओमेगा से जे ओमेगा कट जाएगा, मतलब ऊपर बच जाएगा एल इंडक्टेंस, नीचे बच जाएगा सी मतलब कैपेसिटेंस। मींस इट्स अ पर यूनिट इंडक्टेंस डिवाइड बाय पर यूनिट कैपेसिटेंस। अब देखो, अगर आप इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या होता है?
2 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू ln ऑफ GMD अपॉन GMR, यही लिखते हो हैं? इसका अगर लिखते हो तो आप लिखते हो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ln ऑफ GMD अपॉन GMR, यही लिखते हो। अगर दोनों को डिवाइड करते हो तो GMD GMR तो कट जाएगा कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स को अगर आप कैलकुलेट करके निकालते हो तो ये आपको मिलेगा कुछ ऐसा, अंडर रूट ऑफ, ये मैंने कल की क्लास में बता दिया था इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा, इट्स ओवर म्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर आप इनके फॉर्मूले को ओपन करके लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? म्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये एक जनरलाइज बिहेवियर के लिए, किसके लिए है? एक जनरलाइज बिहेवियर के लिए। अगर आप लोगों ने EMFT पढ़ी हो पहले मेरे से तो आपको पता होगा एक ऐसा पैरामीटर मैं लिखता था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, और इसको मैंने एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करता था नीटा। याद है या नहीं है? नहीं है याद? कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अभी के लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं है तो। लेकिन याद रखना आगे जाके मैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नीटा डिफाइन करूंगा तो इट्स नथिंग बट इट्स बिहेवियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस फॉर ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, इट्स म्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या लिखोगे? म्यू अपॉन एप्सिलॉन। अगर आप लोग इसको डिफाइन करो फॉर किसके लिए? वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, तो आप नीटा को लिख सकते हो इट्स अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप इसको लिख सकते हो, ऐसा बिहेवियर आपको मिल जाएगा। तो ये पैरामीटर आपको आगे जाके मिलेगा, तो इसको कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टर को दिखाएगा, उसके बिहेवियर को दिखाएगा, उसके गुणों को बताएगा, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। क्लियर है कहानी? ये आगे आएगा, अगले वाले मॉड्यूल में हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस समझ में आना चाहिए। क्या होगा सर? ये ट्रांसमिशन लाइन के गुणों को बताता है, दैट्स वाई इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन इट्स बेसिक पैरामीटर। बेसिक पैरामीटर्स मींस इट्स रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड योर कैपेसिटेंस। ओके, बिकॉज इट्स ए कैरेक्टर, दैट्स वाई इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर वो लंबाई यहां से आगे चलने पे अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये वेव के प्रोपोगेशन में कोई भी सहायक गुण प्रोवाइड नहीं करता, मतलब इसका रिलेशन प्रोपोगेशन से बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? बिकॉज इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। इसलिए हम इसको इंपीडेंस बोलते हैं, क्योंकि इंपीडेंस की यूनिट भी क्या पाई जाती है? ओम पाई जाती है। परफेक्ट है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना? ओके, अब देखो, अगर मान लो मैंने इसको हटा दिया, अब कुछ बातें हैं जिन बातों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी देर के लिए समझते हुए चलो, देखते हुए चलो, मैं दोनों चीजों को आपको रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है, कि किसका बिहेवियर किस तरीके से होता है। अब थोड़ी देर के लिए शांति से और प्यार से बैठ जाइए, क्योंकि एक नए टॉपिक की तरफ या एक नए गुणों की तरफ हम लोग चलना शुरू करेंगे। देखो बेटा, समझना, अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो ट्रांसमिशन लाइन का जो बिहेवियर होता है वो एक्चुअली कैसा होता है, समझना। देखो सर, बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि मान लो यहां पे सबसे पहले मैंने लगा दिया जनरेटर, ये आपका जनरेटर हो गया। समझना भाई बेटा, ध्यान से समझना। ओके, ये जनरेटर हो गया सर। जनरेटर के बाद में यहां से हमारी कहानी शुरू हो जाती है किसकी? ट्रांसमिशन लाइन की। यही होती है भाई, किसकी कहानी शुरू हो जाती है? ट्रांसमिशन लाइन की। अब यहां तक मान लो ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन के बाद में यहां पे जो इंसान लगा हुआ होता है वो इंसान होता है हमारा कौन? लोड। ये क्या है? आपका लोड है। सही बात है। जनरेटर का काम क्या होता है सर? ये यहां पे आपको वोल्टेज इंड्यूस करता है, V ऑफ S। यहां से कुछ करंट जाती है जिसको हम बोलते हैं सोर्स करंट। यही पैरामीटर्स थे, याद करना। यहां पे आप लोगों का रिसीविंग एंड का करंट है और यहां पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो है आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज। क्लियर है ना? ओके, अब ट्रांसमिशन लाइन में सारे पैरामीटर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, लीकेज है। ठीक है ना? इन चारों पैरामीटर का जो ओवरऑल इंपीडेंस, ट्रांसमिशन लाइन में दो पैरामीटर निकले थे, याद करो। एक निकला था प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसका आपके इंपीडेंस से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ वेव का यहां से लेके यहां तक किस तरीके से जाएगी उसके बिहेवियर को बताता था। सही बात है। तो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कौन बताता है? तो दैट इज डिफाइंड योर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। डिफाइन किया हम लोगों ने, सही बात है। ओके,
तो यहां पे जो इंपेडेंस माना जाता है ट्रांसमिशन लाइन का वो मान लिया मैंने, मान लो जेड नोड है कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। इस ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स का कुछ इंपेडेंस होगा, दैट आई डिफाइन, इट्स योर जेड नोड। ओके, अब यहां पे मान लो कहीं से बिजली आ रही है, आपके पटना शहर को क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है। ओके, तो पटना शहर पूरा कनेक्टेड है सब स्टेशन से, तो पटना शहर का भी कुछ ना कुछ लोड होगा, आपके घर का भी कुछ ना कुछ लोड होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल है। तो सर लोड जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ क्या होता है, इंपेडेंस होता है। क्या होता है? इंपेडेंस होता है। क्या ये बात तो देखो एक छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोड होता है या हमारे घर में जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे पंखा हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, ये सारे के सारे पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? पैरेलली। सही बात है। अब पैरेलली की एक खास बात होती है, मान लो अगर एक रेजिस्टेंस आर है, इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस आर है, मैंने बोला टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर आर। इसी के पैरेलल में अगर मान लो मैंने एक और लगा दिया, उसका भी रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब मैं बोलूं कि इसका इंपेडेंस टोटल कितना हो गया, आप बोलोगे सर R/2 हो गया, बिकॉज दोनों कैसे लग गए, पैरेलल में लग गए। क्या लोड बढ़ा क्या? हाँ, लोड बढ़ रहा है, क्योंकि मान लो ये किसी P1 पावर को कंज्यूम कर रहा था, आपने एक और लगा दिया तो ये भी किसी ना किसी पावर को कंज्यूम करेगा। तो पहले सिर्फ P1 पावर कंज्यूम हो रही थी, अब P1 प्लस P2 कंज्यूम हो रही है। एक और अगर आप लोगों ने लगा दिया तो यहां पे मान लो एक और लोड लग गया, मान लो R का, इसने एक और पावर को कंज्यूम किया, मान लो P3। तो जब अकेला R था तो सिर्फ P1 पावर कंज्यूम हो रही थी, अब दो और लग गए, तो अब टोटल पावर कितनी है, यहां से कितनी लेगा ये, P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर है कि नहीं है? ओके, मतलब क्या पावर का कंजप्शन बढ़ गया है? क्या लोड बढ़ गया है? समझ में आ रहा है भाई? पावर अगर ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब लोड बढ़ गया है। सही बात है, मतलब लोड आप बढ़ा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, लोड बढ़ा रहे हो लेकिन इंपीडेंस कम होता जा रहा है। पहले R था, 2 लगेंगे तो R/2, 3 लगेंगे तो R/3। मतलब जेड ऑफ एल की वैल्यू जितनी कम रहेगी उसका मतलब ये रहेगा कि वहां पे कनेक्टेड लोड उतना ही ज्यादा है, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में लोड पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। बहुत बेसिक चीज है, सबको पता होनी चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? कई बार लोग बाग ये समझते हैं कि भाई लोड बहुत ज्यादा लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन पे, तो वो ये बोलते हैं कि सर जेड ऑफ एल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लोड बहुत बड़ा है। ना बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में पावर सिस्टम में लोड बढ़ने का मतलब होता है इंपेडेंस का कम होना और पावर का कंजप्शन बढ़ जाना, बिकॉज द इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड पैरेलली। कैसे कनेक्टेड होते हैं? पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है कहानी? ओके, अब क्या बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। देखो, कहानी में इंटरेस्ट सिर्फ इतना सा है, एक चीज है छोटी सी, उस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो भाई, अगर मान लो ये एक नहर है, थोड़ा सा समझना, ये एक नहर है, ये सीधे सीधे ऐसे जा रही है, ठीक है ना? बराबर है, इक्विवेलेंट है, बराबर चौड़ाई है हर जगह, बराबर गहराई है हर जगह, मतलब एक जैसी नहर है बिल्कुल। तो यहां से पानी आएगा, बराबर तरीके से यूं फ्लो होता रहेगा, इस तरीके से बराबर तरीके से ऐसे फ्लो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मान लो यहां पे जाके, इस जगह पे जाके, यहां पे जाके ये नहर इस तरीके से अचानक से क्या हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, ऐसे हो जाती है। सपोज दैट यहां से नहर, आगे वाली जो नहर है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, वो मान लो इतनी बड़ी है, ऐसे, समझ गए? होता है ना ऐसा, जैसे बड़ी नहरों में से जब आगे जाके छोटी नहर निकलती है, यहां पे मान लो डैम सा बना हुआ है, यहां से आगे छोटी नहर निकल रही है, हुआ। अब क्या हो रहा होगा समझिए, यहां से पानी आएगा, इस दीवार से थोड़ा सा टकराएगा, टकरा के थोड़ा सा पानी यहां से यूं वापस जाने की कोशिश करेगा, यहां से टकरा के पानी यूं वापस जाने की कोशिश करेगा, कुछ पानी यहां से आगे चले जाएगा। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? अब पहले की तरह स्मूथ फ्लो तो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सर पहले यहां पे, यहां से लेके यहां तक इसका रास्ता अलग था, अब रास्ता अलग हो चुका है। समझ में आई कहानी? बिल्कुल सही है। तो कुछ पानी यहां से आगे चले जाएगा, कुछ पानी इधर से आ रहा है, कुछ पानी इन दीवारों से टकराकर वापस पीछे जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। क्या ऐसा होगा? क्या आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा देखा है? देखा है या नहीं देखा है? बिल्कुल। अगर आप लोगों को इससे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो और समझिए। देखो, समुद्र में लहरें वगैरह देखी है आप लोगों ने? मान लो एक पानी है यहां पे, और यहां पे ये है डैम, और ये डैम की क्या है, दीवार है, और इसके यहां पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है? आपने क्या किया, इस डैम की दीवार के यहां दूर आपने उठा के पानी में एक मोटा सा यहां पे क्या डाल दिया, पत्थर डाल दिया। होगा क्या, पत्थर जैसे ही गिरेगा पानी में वेव बनेगी,
सही बात है। वो वेव ऐसे वेव करती करती हुई जाएगी, आगे जाएगी, आगे गई तो मान लो यहां पे एक दीवार है, वेव दीवार से जाके टकराएगी और टकराने के बाद आपने देखा होगा कि वही वेव वहां से वापस रिवर्ट करते हुए इधर की तरफ आएगी। क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? अगर नहीं देखा है तो जाके किसी दिन पत्थर गिरा के देखना पानी में, ठीक है? अरे सही है, अरे ज्यादा भी नहीं तो वो जो आपकी जो थाली जो होती है ना, थाली में पानी भर के उसमें कुछ पैसा वैसा गिरा के देखना, आप देखना वेव पहले ऐसे मूवमेंट करेगी, ठीक है, साइड की तरफ जाएगी, फिर साइड से टकरा के वापस पुराने डायरेक्शन में वापस से रिवर्ट क्या करेगी, मूव करेगी। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है? सही बात है। मतलब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर यहां परफेक्ट दीवार है, मतलब आगे जाने का कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या होगा सर, वेव यहां से प्रोपोगेशन करते हुए, मतलब पानी की लहर जो होगी वो यहां से चलेगी और वो कुछ इस तरीके से यूं 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 इस तरीके से करते हुए यहां पहुंचेगी। सही बात है, यहां टकराएगी और यहां से टकराने के बाद में वो वापस इस तरीके से यहां से मूव करते हुए वापस जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सर दो वेव पाई जाएगी। कौन कौन सी? अगर आप कहां खड़े हो, यहां खड़ा हूं, मान लो मैं दीवार पे, कहीं भी हो सकते हो, मान लो आप यहां दीवार पे खड़े हुए हो, यहां पे खड़े हुए हो आप, सही है। तो जब आपने यहां पत्थर फेंका तो एक वेव आपको आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, मतलब ये ब्लैक वाली, ये वाली वेव आपको आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, तो ये कौन सी वेव होगी? इंसिडेंट वेव होगी, ठीक है ना। और ये वेव यहां से आई, इस दीवार से टकराई और टकरा के वहां से आई वापस, तो ये आपसे दूर जा रही है, तो इसलिए इसको मैंने बोल दिया रिफ्लेक्टेड वेव। भाई जो टकरा के वापस जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आया? मतलब सर एक ही रास्ते पे, रास्ता एक ही है, एक ही रास्ते पे दो तरह का काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है कि एक वेव प्रोपोगेट कर रही है आगे की तरफ और दूसरी वेव प्रोपोगेट कर रही है पीछे की तरफ। मतलब एक ही मीडियम में, एक ही जगह पे, एक ही पानी में दो काम हो रहे हैं सर, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन। रास्ता एक ही है। समझ में आई कहानी? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही है। अब अगर मैं बनाना चाहूं कि इसका ओवरऑल वेव क्या होगा, तो समझने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पे देखूं तो मान लो यहां पे मैग्नीट्यूड इतना है, यहां पे मैग्नीट्यूड इतना है, ओवरऑल देखूंगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो सकता है मैग्नीट्यूड इतना हो जाए वेव का। ओके, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे देखूं तो इस वेव का मैग्नीट्यूड यहां पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो हो सकता है यहां पे ओवरऑल वेव का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि जब वेव एक ही मीडियम में इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्ट दोनों होती है, तो उस केस में ये होता है कि ओवरऑल वेव में कई जगह मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, एक्चुअल मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा हो जाता है। भाई एक्चुअल में इतना था, इसमें ये और जुड़ गया, तो हो सकता है एक्चुअल में इतना हो जाए। तो कई जगह मैग्नीट्यूड जुड़ जाता है और कई जगह मान लो एक्चुअल मैग्नीट्यूड यहां इतना था, ये इतना हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और कई जगह मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी बिहेवियर को बोला जाता है स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। समझ में आई कहानी? डेफिनेशन समझ में आई? क्या डेफिनेशन होगी कि जब सर एक ही मीडियम में, जब एक ही मीडियम में इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन दोनों पाया जाए, दोनों पाया जाए, तो कई फेजेज में, कई फेज का मतलब ये एक फेज हो गया, ओके, तो कई फेज में वेव का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, तो कई फेज में वेव का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे ओवरऑल मैग्नीट्यूड एक्चुअल मैग्नीट्यूड से या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के या वोल्टेज और करंट के वेव के इसी बिहेवियर को स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। क्या ये कहानी क्लियर हुई? क्या ये कहानी क्लियर हुई? समझ में आया बेटा? बिल्कुल। अब अगर इस डायग्राम को आप एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में उतारो तो इस पानी के एग्जाम्पल को समझिए। देखो कैसे, यहां से वोल्टेज एंड करंट निकला, परफेक्ट है। ये एक नहर है भाई, ट्रांसमिशन लाइन क्या, एक वायर है। वायर में क्या जा रहा है, यहां से यहां तक वोल्टेज एंड करंट जा रहा है। तो आप समझिए, ट्रांसमिशन लाइन एक नहर है, नहर में जा रहा है पानी, मतलब पानी की तरह कौन जा रहा है, वोल्टेज एंड करंट। कौन जा रहा है बेटा, वोल्टेज एंड करंट। अब वो यहां से यहां तक फ्लो हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब ये जेड नोट क्या दिखा रहा है, मैंने बोला था जेड नोट दिखाता है करैक्टर, ट्रांसमिशन लाइन का करैक्टर। मतलब ऐसा समझिए,
इस ट्रांसमिशन लाइन को इस नहर से कंपेयर कीजिए तो समझिए ये जेड नोट इस नहर का कैरेक्टर दिखा रहा है। अब नहर का कैरेक्टर क्या हुआ कि सर नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर की गहराई कितनी है, समझ में आया? तो ये इसकी चौड़ाई और गहराई को बता रहा है कौन, जेड नोट। अब यहां से पानी गया फ्लो होते हुए, मतलब पानी गया का मतलब यहां से वोल्टेज गया और कौन गया, करंट गया, इधर गया, समझ में आया? मतलब इस यहां पे आप खड़े हो तो ये आपके लिए क्या हो गया, इंसिडेंट वोल्टेज और इंसिडेंट करंट। अब आप पहुंचे यहां पे। अब अगर सोचो अगर ये नहर आगे भी ऐसी ही चलती, इसका मतलब अगर ये जेड नोट है, अगर इस जेड एल की वैल्यू भी क्या होती, जेड नोट ही होती, तो पूरा का पूरा पानी आगे चला गया होता। क्या यहां पे दीवारों से वापस टकराता क्या? अरे क्यों टकराता सर, यहां पे देखो ना बराबर 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 नहर जा रही है, अगर इतनी ही नहर आगे जा रही होती तो पूरा का पूरा पानी आगे चले जाता। क्या वापस टकरा के आता क्या? नहीं आता। समझ में आई बात? क्यों टकरा के आया? क्योंकि सर यहां नहर अलग थी, यहां जाके नहर अलग हो गई, मतलब यहां इंपेडेंस अलग था और यहां इंपेडेंस अलग हो गया। अगर मान लो यहां इंपेडेंस हो गया जेड ऑफ एल तो सर अलग हो गया ना, है? तो पूरा पानी नहीं जाएगा, क्या होगा, कुछ पानी यहां से टकरा के वापस आ जाएगा और कुछ पानी यहां से आगे चले जाएगा। अब कितना टकरा के आया, मान लो मैंने बोल दिया ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, तो वोल्टेज एंड करंट का कुछ रिफ्लेक्शन हो जाता है, कुछ आगे चले जाता है, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज एंड करंट का ट्रांसमिटेड बिहेवियर, कि कितना आगे ट्रांसमिट हो गया और कितना वापस से रिफ्लेक्ट हो चुका है। क्या ये कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई क्या? बिल्कुल सही है। तो इस वाली नहर में आगे जो ट्रांसमिट हो गया उसमें तो आगे ही जा रहा है। इस वाली नहर में दो काम हो रहे हैं, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन। तो दो बिहेवियर हो गया, जाने वाला आने वाला बिहेवियर बनेगा ऐसा, और ओवरऑल बिहेवियर को देखेंगे तो उसी को बोलेंगे स्टैंडिंग वेव। क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव। कहानी क्लियर हुई क्या? कहानी क्लियर हुई है? ओके। अब कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। इसको हटाऊं मैं थोड़ा सा, ओके? देखिए इसको हटा देता हूं। ये क्लियर हो गया ना सबके? ठीक है ना? हाँ देखो, ओके, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, देखिए बेटा, समझना। अब स्टैंडिंग वेव के फॉर्मूलेज वगैरह डेवलप करने से पहले कुछ चीजें जो आगे जाके काम आने वाली हैं, जिनके बारे में मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, समझिए जरा। देखो क्या कहानी है सर, स्टैंडिंग वेव जब होगी जब सिस्टम में रिफ्लेक्शन पाया जाएगा। अब समझना, देखो इसका मतलब यह है कि अगर मान लो यहां पे है मेरी ट्रांसमिशन लाइन, जिसका इंपीडेंस ले लिया हमने जेड नोट, आगे जाके अगर मान लो यहां पे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, ये लो भाई लोड है, ठीक है, और इस लोड का इंपीडेंस आप मान रहे हो जेड ऑफ एल, तो इस पॉइंट पे जाके इंपीडेंस चेंज हो रहा है, जेड नोट से जेड एल हो रहा है, तो यहां से रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों होना है। अब क्या क्या होना है समझिए, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, दैट्स माय जेड नोट। देखिए सर, इधर से इधर आने वाले वोल्टेज एंड करंट के कंपोनेंट को हम बोलेंगे इंसिडेंट वोल्टेज एंड इंसिडेंट करंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां से टकरा के जो वापस चला जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वोल्टेज एंड रिफ्लेक्टेड करंट। परफेक्ट है। और जो यहां से आगे चले जाएगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिट वोल्टेज एंड ट्रांसमिट करंट। इनका बेसिक बिहेवियर फीचर मैं समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल क्लियर है ना? अब देखिए, अब अगर सर मैं इनकी इक्वेशंस लिखूं, इनमें क्या बनाऊं, एक रिलेशन बनाऊं, तो रिलेशन कैसा बनेगा समझना जरा ध्यान से। देखो भाई, वोल्टेज आ रहा है, देखो जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस होता है, ये सब इंपीडेंस ही है, सही है ना? जैसे मान लो कोई रेजिस्टेंस है, अब इस रेजिस्टेंस से मान लो करंट एंटर की यहां से, तो अपन लिखते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ठीक है? मान लो ये इंपीडेंस है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, V = Z × I। कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? परफेक्ट है। यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन है, ध्यान से देखोगे तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन रह जाएगा। समझना, देखो अगर मैं इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखूं, इधर से आ रही है, क्या लिखूंगा? इट्स V of I = Z0 × I of I। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इस V of I का पॉजिटिव आपने माना है इधर, नेगेटिव माना है इधर, क्योंकि इधर से इधर आ रही है ना करंट बेटा, ऐसे ही हुआ, तो पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव उधर हो गया, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो बिहेवियर कुछ ऐसा बना, सही है, परफेक्ट है।
अब मैंने बोला रिफ्लेक्टेड, तो मैंने बोला V ऑफ R, ये इधर से इधर जा रहा है, इंपेडेंस ट्रांसमिशन लाइन का वही ट्रांसमिशन लाइन है, Z0 है, तो इंपेडेंस स्टिल Z0 है, करंट इधर है I ऑफ R, मतलब ये जा रहा है इधर से इधर। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ही डायरेक्शन में चलना है, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, इधर से इधर नहीं करनी, इधर से इधर नहीं करनी, मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं मान लो, सही बात है। तो मैंने V ऑफ R का भी पॉजिटिव इधर ही ले लिया, करंट इधर माइनस इधर ले लिया, लेकिन आप तो बोलोगे सर ये तो इधर जा रही है, तो इसका पॉजिटिव इधर होना चाहिए, इसका नेगेटिव इधर होना चाहिए, सही बात है, यही हुआ। मैंने क्या क्या आगे माइनस लगा दिया, अब तो सही है, अब तो सही है भाई। मान लो करंट जा रही थी इधर, होना ये चाहिए था पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं, मान लो पॉजिटिव इधर दिखा दिया मैंने, नेगेटिव इधर दिखा दिया, तो आप क्या करोगे, सर यहां पे एक और माइनस लगा दो ना, माइनस माइनस प्लस वापस से। कहानी में क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सही बात है, ओके। अगेन द नेक्स्ट थिंग, अगर मैं V ऑफ t की बात करूं तो ये तो यूं ही जा रहा है, इसका प्लस इधर है, इसका माइनस इधर है, तो मैंने बोला क्या बनेगा, दैट इज योर V ऑफ t इक्वल्स टू Z ऑफ L एंड दिस इज योर I ऑफ t। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, एनी कंफ्यूजन अबाउट इट नहीं है। वोल्टेज, एक तरफ का वोल्टेज इतना माना है, एक तरफ का वोल्टेज इतना माना है, यहां से आगे कुछ नहीं है, यहां से पीछे कुछ नहीं है, समझ में आ गया। तो दिस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू दिस वोल्टेज एंड दीज करंट मस्ट बी इक्वल टू दीज करंट। कंफ्यूजन क्लियर है, ओके। देखिए केवीएल केसीएल लगाना है, नथिंग बट, अब देखो केवीएल केसीएल में आपका कितना स्ट्रॉन्ग है आपको अभी समझ में आ जाएगा, अभी पता लग जाएगा आपकी नॉलेज, ठीक है। देखो सर इधर के वोल्टेज कौन कौन है, इंसिडेंट वोल्टेज एंड रिफ्लेक्टेड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू ट्रांसमिटेड वोल्टेज, क्लियर है ना। अब देखो इधर की करंट कौन कौन सी है, इंसिडेंट करंट प्लस रिफ्लेक्टेड करंट इक्वल्स टू ट्रांसमिटेड करंट। अब देखो बेटा ये इक्वेशन मैंने गलत लिखी है, जो मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी है। अब गलत कैसे लिखी है समझिए, सर मान लो इसको हम नोड पकड़ के चले, तो यहां पे आने वाली करंट है ये वाली है, और जाने वाली करंट है ये वाली और ये वाली, मतलब होना ये चाहिए था कि I ऑफ I इक्वल्स टू I ऑफ t प्लस I ऑफ R होना चाहिए था, या फिर यहां पे लगाओ तो माइनस साइन लगाओ, ये होना चाहिए था यहां पे, सही बात है। लेकिन आप तो बोल रहे हो सर आपने गलत लिख दिया, इसको लिखा कि नहीं लिखा, मैंने तो ये बोल दिया इसके इधर वाली करंट को मैंने जोड़ के एक साथ लिख दिया और इधर वाली करंट को जोड़ के एक साथ लिख दिया, तो ये तो मैंने गलती कर दी, सही है। अब ये मैंने गलती की है या सही की है ये आपको अभी पता लग जाएगा, कैसे समझिए। देखो अगर इस I ऑफ I को मैं इस इक्वेशन से उठा के डालूं, क्या लिखूंगा बताओ, मैं लिखूंगा V ऑफ I डिवाइड बाई Z0। अगर इस I ऑफ R को मैं यहां से उठा के डालूं तो मैं इसको लिखूंगा V ऑफ R डिवाइड बाई Z0 विद नेगेटिव साइन इक्वल्स टू, अगर मैं इस I ऑफ t को यहां से उठा के डालूं तो मैं लिखूंगा V ऑफ t डिवाइड बाई Z ऑफ L। अब ये इक्वेशन आपको कुछ सही समझ में लग रही होगी कि करंट के इक्वेशन का बिहेवियर, इधर वाली देखो ये इनकमिंग है, ये इधर जाएगी तो ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये माइनस साइन के साथ आ गई ना। तो देखो बेटा अगर आप यहां नेगेटिव साइन कंसीडर कर रहे हो तो यहां मत करना, समझ में आया, और अगर आप यहां नेगेटिव साइन लगा दो तो इसको प्लस में रखना, क्योंकि अगर दोनों जगह नेगेटिव साइन लगा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है केसीएल को, एक नोड पे इधर की ऑल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू ऑल आउटगोइंग करंट, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल। तो इससे मैंने ये बनाया तो ओवरऑल तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, सही है ना। हाँ अगर यहां नेगेटिव लगा दिया तो यहां मत लगाना, समझ गए, और यहां नेगेटिव लगा दिया तो यहां मत लगाना, एक ही जगह लगाना, दोनों जगह लगाओगे तो ओवरऑल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी ही है। अब समझती है ये मैंने क्यों बताया है, उसका एक रीजन है, क्योंकि आपके स्टैंडिंग वेव रेशियो में आगे जाके बार बार आपके एक कोफिशिएंट आएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो हमको समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, कितना होता है, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट कितना होता है, समझ में आ गया। तो मैं डायरेक्ट नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन कर दी, 2 मिनट का काम है, कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या कहानी है, ये कहानी क्लियर हो गई, ऐसा कुछ बिहेवियर आप लोगों को मिल चुका है। अब मुझे ये देखना है कि जो इंसिडेंट वेव आई उसमें से कितना पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट हो गया और कितना पोर्शन आगे ट्रांसमिट हो गया, ये मुझे चेक करना है। तो क्या करना है, इंसिडेंट वोल्टेज का रिलेशन निकालना है रिफ्लेक्टेड के साथ, इंसिडेंट का रिलेशन निकालना है किसके साथ, ट्रांसमिट के साथ। तो पहले निकाल लेते हैं इंसिडेंट का रिफ्लेक्शन के साथ, ठीक है ना। अब V ऑफ I का मैं V ऑफ R के साथ निकालना चाहता हूं, लेकिन यहां तो V ऑफ T भी आ रहा है, पहले इसको खत्म करो। V ऑफ T को कैसे करोगे, तो देखो एक एक का निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है,
तो मैं निकाल रहा हूं वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्लियर है? इसको लिखते हैं इससे नीटा से। ओके, इसके नीचे V लिख दूंगा तो मतलब ये वोल्टेज का है। अब देखो क्या होगा सर, ये होता है V, पहले इस डेरिवेशन को कर लेते हैं पूरा। इट्स V ऑफ I डिवाइड बाई Z0 माइनस V ऑफ R डिवाइड बाई Z0। V ऑफ I और V ऑफ R में रिलेशन है तो V ऑफ T को खत्म करो। V ऑफ T क्या आ जाएगा? V ऑफ I प्लस V ऑफ R डिवाइड बाई आ गया Z ऑफ L। देखो जरा, V ऑफ I को एक साइड कर लो, V ऑफ R को एक साइड कर लेना। V ऑफ I इधर से उठा के इधर लाओगे, ये हो जाएगा V ऑफ I डिवाइड बाई Z0, ये इधर से इधर आएगा माइनस 1 अपॉन Z0 V ऑफ I, ये इधर से इधर जाएगा तो 1 अपॉन Z0 प्लस 1 अपॉन ZL, दैट इज योर V ऑफ R। ओके, आपको निकालना है कि कितना रिफ्लेक्शन हुआ, तो आपको निकालना है V ऑफ R डिवाइड बाई V ऑफ I, दैट इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, कि टोटल में से कितना रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, बचा हुआ होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, इतना। तो अगर इसको आपने निकाला तो V ऑफ R डिवाइड बाई V ऑफ I करना है, तो दिस डिवाइड बाई दिस डेट कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये दोनों Z0 था क्या? चेकआउट। ओके, ये ZL था बेटा, ठीक है, ये ZL था। इट्स 1 अपॉन Z0 माइनस 1 अपॉन Z ऑफ L डिवाइड बाई 1 अपॉन Z0 प्लस 1 अपॉन Z ऑफ L। कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है पूरा? ओके, इसको देखोगे दोनों में एलसीएम लोगे, Z0 तो ZL, Z0 ZL, ऊपर क्या बनेगा? ZL माइनस Z0 और नीचे क्या बनेगा? ZL प्लस Z0। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। स्टैंडिंग वेव रेशियो का फॉर्मूला इसी के फॉर्मूले से बनेगा, तो ध्यान रखना, इट्स ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0, या Z1 Z2 से याद रखो, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, तो Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। मैंने पावर सिस्टम में भी ये करवाए थे, अगर आपको याद हो तो ये सब मैंने पावर सिस्टम में भी करवाया है। क्लियर है ना? अब देखो, अगर सर मान लो इतना जो वेव आई उसमें से इतना पोर्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ट्रांसमिट कितना हुआ, अगर ये मुझे देखना है तो V ऑफ R को अगर मैं उठा के डालू, देखो बड़ा ही सिंपल है, V ऑफ R को अगर मैं उठा के डालू तो V ऑफ I को इधर ले जाओ, आप लिख सकते हो V ऑफ T माइनस V ऑफ I डिवाइड बाई V ऑफ I, और ये हो गया आपका दिस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टा। ठीक है ना? देखो इसको डिवाइड करोगे तो VT अपॉन VI माइनस 1 इक्वल टू दिस बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा कि V ऑफ T इक्वल टू 1 प्लस। क्लियर है कि नहीं है? सही बात है। तो ट्रांसमिट कितना हुआ, जो सर रिफ्लेक्शन हो गया, जो रिफ्लेक्शन हो गया उसके बाद जो बचा वो आगे जाके क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको जरा पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा बिहेवियर आपको मिलेगा, कुछ ऐसा हो रहा है। देखो V ऑफ R को इसको इधर ले गया, VT माइनस V ऑफ I इसको किया, तो ये कुछ इस तरह का बिहेवियर आपको क्या मिलेगा? ट्रांसमिटेड वेव के हिसाब से मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? चेकआउट कर लो। ओके, बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, हाँ, अब ये कंफ्यूज मत होना सर यहाँ तो माइनस आना चाहिए था। बेटा नीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना? हाँ, वो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो अगर इंसिडेंट वेव इतना है तो रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन इतना है तो इंसिडेंट इतना होना है, इसके हिसाब से ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इतना ट्रांसमिट होगा, इतना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर आप करंट का देखना चाहो, ठीक है ना, तो करंट का भी आप देख सकते हो। मैं इधर कर देता हूं, देखो ये फॉर्मूला डेवलप जो हो रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे, मैंने पहले आप लोगों को डेवलपमेंट में करा चुका हूं। अगर इस V ऑफ R को मैंने करंट के फॉर्म में लिख दिया तो देखो V ऑफ R को क्या लिख सकते हो? V ऑफ R को लिख सकते हो इट्स Z0 इंटू I ऑफ R, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, माइनस Z0 इंटू I ऑफ R था। ओके, और V ऑफ I क्या था? V ऑफ I था Z0 इंटू I ऑफ I इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। ओके, देखो Z0 से Z0 गया, माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। क्लियर है ना कहानी? अरे बड़ी सिंपल चीजें हैं, समझ में आई? ओके, अब देखो अगर आप ट्रांसमिटेड ऑफ करंट निकालना चाहो तो भी बड़ा सिंपल है। I ऑफ R को आप क्या लिख सकते हो? I ऑफ T माइनस I ऑफ I, I ऑफ T माइनस I ऑफ I डिवाइड बाई दिस इज योर I ऑफ I इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज। क्लियर है ना? अगर इसको इधर ले जाओगे तो दिस इज योर I ऑफ T डिवाइड बाई I ऑफ I ऑफ I इक्वल्स टू 1 माइनस रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज, या यू कैन से 1 प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले को मैं प्रैक्टिकल लाइफ में डालूंगा,
शॉर्ट सर्किट बिहेवियर, ओपन सर्किट बिहेवियर जब सारे करवाऊंगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। एक एडिशनल था, लेकिन ये फॉर्मूले बार बार यूज में होंगे होंगे होंगे, इसलिए मैंने ये सारे आप लोगों को करवा दिए हैं। समझ में आया? अब ये जो रिफ्लेक्शन मैंने डिफाइन किया है, ये कौन से पॉइंट पे डिफाइन किया है, पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट पे मैंने डिफाइन किया है, इस पॉइंट पे डिफाइन किया है, ये सारे के सारे, समझ में आया? इस पॉइंट पे डिफाइन किया, ये यहां नहीं किया है मैंने किया यहां पे, कि यहां पे कितना रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कितना बिहेवियर चेंज हो रहा होगा, कैसा सिस्टम बन रहा होगा। कहानी क्लियर है सबके? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चल सकते हैं। ओके, अब देखिए, इसको हटा दूं? हाँ, अब देखते हुए चलो साथ के साथ में। अब देखो बेटा, भाई हम लोग जो बिहेवियर देख रहे थे वो ये चेकआउट करना चाहते थे कि ये स्टैंडिंग वेव वगैरह जो है ना, ये सब क्या है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव जो है वो सारी चीजें क्या है, ये सब हम देखना चाहते हैं। अब देखिए और समझिए चीजों को ध्यान से और प्यार से देखो। ठीक है, ये कुछ एडिशनल चीजें थी, ओके, फॉर्मूले थे तो डेवलप करा दिए हैं मैंने, आपको याद होने चाहिए, जिनको पता नहीं थे तो उनके लिए थोड़ा सही हो गया होगा। अब चेकआउट करो बेटा, ध्यान से समझो। देखो, वोल्टेज एंड करंट की इक्वेशन हम लोगों ने देखी, उसके बाद में प्रोपोगेशन का बिहेवियर देखा, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस का बिहेवियर देखा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेड, वो सारी चीजें देखी। कल की क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं इन सब के ऊपर। ठीक है, अब देखो आगे की चीजें समझना। देखो, तो सर अगर मैंने वोल्टेज की इक्वेशन, जब हम लोगों ने वोल्टेज की इक्वेशन देखी थी, याद करो क्या इक्वेशन थी। इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी कि वोल्टेज दैट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये कुछ ऐसा था, दिस इज योर वी ऑफ आर, याद करना, वी ऑफ आर प्लस जेड नॉट आई ऑफ आर डिवाइड बाई, ठीक है, 2 एंड इट्स रिलेटेड टू ई की पावर गामा ऑफ एस। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, ओके। अब देखिए अगेन द नेक्स्ट बिहेवियर इज योर प्लस, ये यहां पे था v ऑफ r प्लस, ओके विजिबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, तो इन इक्वेशंस को अपन इधर लिख लेते हैं। देखो बेटा, इधर तो दिख रहा है पूरा, इधर तो दिख ही रहा होगा। देखो क्या हो गया, इट्स वोल्टेज, समझना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब आगे देख रहे हैं तो कुछ नया ही देखेंगे। इट्स डिवाइड बाई 2, ये है e की पावर गामा ऑफ s, ठीक है ना, प्लस यहां पे v ऑफ r प्लस z नॉट इंटू आई ऑफ r, इट्स माइनस, ओके, डिवाइड बाई 2 एंड दैट्स योर e की पावर माइनस गामा ऑफ s। एक चीज को थोड़ा सा प्यार से और ध्यान से समझना, वो बात क्या है, देखिए यहां पे हम लोगों ने ये माना था कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन है और मैं खड़ा हुआ हूं यहां पे, किसके पास में, लोड के पास में, और मैं बोल रहा हूं कि मेरी वेव यहां से इस डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं, यहां पे खड़ा हूं, सही है ना। तो यहां से जाने वाली वेव को मैं बोल देता हूं कि यहां से वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और यहां पे आने वाली वेव को मैं बोल रहा हूं कि वो मेरे पास आ रही है। समझ में आई कहानी? मतलब इधर जाने वाली वेव को, किधर जाने वाली वेव को, इधर जाने वाली वेव को मैं बोल रहा हूं इंसिडेंट, कि इंसिडेंस हो रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, और इधर जाने वाली वेव को मैं बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, कि वेव क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है ना। इधर मैं एस की जो डायरेक्शन ले रहा हूं वो पॉजिटिव मान रहा हूं, इधर मैं एस की डायरेक्शन ले रहा हूं वो नेगेटिव मान रहा हूं। ध्यान रखना, आगे जाके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा तो वहां पे मैं डायरेक्शन डिफाइन करूंगा, पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है। समझ में आया? अगर आप इसको कंफ्यूज मत होना, मैं कंफ्यूजन पहले ही बता रहा हूं, क्या कंफ्यूजन है वो समझ लेना। अगर मान लो आप इधर वाली डायरेक्शन को, जैसे अपन बोलते हैं ना प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अगर आप इधर जाने को अगर आप नेगेटिव मानो और इधर जाने को अगर आप पॉजिटिव मानो, समझ में आ गया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कंपोनेंट रिफ्लेक्शन का है, ये कंपोनेंट इंसिडेंस का है। ध्यान रखो, ई की पावर जो गामा एस है, अगर आप इधर से इधर चलोगे, अगर एस पॉजिटिवली अगर आप बढ़ाओगे तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये आपका इंसिडेंट का कंपोनेंट बन जाएगा, वोल्टेज ऑफ इंसिडेंट। इधर से इधर जाने पे एस की वैल्यू बढ़ेगी, ये मैग्नीट्यूड घटेगा, तो ये वाला कंपोनेंट आपका किसका बन जाएगा, रिफ्लेक्टेड का कंपोनेंट बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है?
ध्यान रखना इस चीज को माइंड में। लेकिन 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 अगर आप कोऑर्डिनेट के सिस्टम के हिसाब से अगर आप चलते हो और अगर आप ये बोलते हो कि इधर से इधर जाने पे मैं नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो मतलब डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, तो ये इंसिडेंट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अभी आप लोग इस कंफ्यूजन में मत पड़ो, अभी मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, ठीक है? जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ लेंगे, जब आप लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा, तो वहां पे मैं कोऑर्डिनेट बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, तो वहां पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज माइंड में कंफ्यूजन मत लेके आना, अभी मैं इधर पॉजिटिव नेगेटिव लेके नहीं चल रहा हूं। क्लियर हो गई ना बात? ओके, अब देखो समझना चीज को। हाँ भाई, तो यहां पे मेरे पास दो क्या है, बिहेवियर है। अब कौन कौन सा है सर? एक बिहेवियर ये है दैट रिप्रेजेंट योर इंसिडेंट वेव, अनदर वन रिप्रेजेंट योर रिफ्लेक्टेड। ओके, अब देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू है e की पावर गामा ऑफ s, इसमें दो कंपोनेंट है, e की पावर अल्फा और e की पावर आयोटा बीटा। इसमें भी दो कंपोनेंट है, e की पावर अल्फा और e की पावर आयोटा बीटा। अगर मैं इस कंपोनेंट को, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, दीज वैल्यू आर सम, देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस चेंज नहीं होता लेंथ के हिसाब से, ये आपके रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, रिसीविंग एंड की करंट है, 2 चेंज होगा नहीं, तो ये सारी वैल्यू तो आपकी है कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू तो आपकी कैसी है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो ये वैल्यू तो है, मान लो सपोज दैट मैंने इसको बोल दिया इंसिडेंट है, मान लो इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं कोई नाम दे देता हूं। क्या नाम दूं इसको, बताओ आप? इसको नाम दे देता हूं मैं v ऑफ 0, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं, एक को लिख देता हूं प्लस से, एक को अंदर का साइन प्लस प्लस, एक को माइनस से लिख दूंगा, चलेगा? ओके, साथ में आ गया e की पावर गामा ऑफ s प्लस v ऑफ 0, इसको मैं माइनस से लिख देता हूं e की पावर माइनस गामा ऑफ s। ये पूरा हो गया इंसिडेंट वोल्टेज v ऑफ i, ये पूरा हो गया रिफ्लेक्टेड वोल्टेज v ऑफ r, और ये पूरा हो गया आपका ओवरऑल वोल्टेज v ऑफ s। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? चेकआउट करना जरा, कहानी क्लियर है? ये आपका इंसिडेंट वोल्टेज हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड वोल्टेज हो गया, और बिहेवियर हो गया कुछ इस तरीके का। समझ में आ गई कहानी? मैं लोड पे खड़ा हूं, मैं इस वाली डायरेक्शन को अभी पॉजिटिव मान के चल रहा हूं कि मैं इधर जा रहा हूं तो मेरी डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है ना? मैं इधर जा रहा हूं तो मेरी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो दैट इज योर इंसिडेंट, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड, एंड बिहेवियर इज लुकिंग लाइक दिस। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे चल सकते हैं हम। ओके, अब समझिए, देखो भाई, अगर मैं यहां पे बात करने की कोशिश करूं तो मुझे बिहेवियर कुछ ऐसा लग रहा है कि सर अगर मैंने एक स्टैंडिंग वेव के बारे में बात किया, तो स्टैंडिंग वेव जो होता है दैट इज डिफाइंड द रिलेशन बिटवीन योर मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय मिनिमम वोल्टेज, ठीक है ना? कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो रहा है, मिनिमम कितना हो रहा है। लेकिन अभी हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने जो बात की है वो बात की है रिफ्लेक्शन के ऊपर। किसके बात की है? रिफ्लेक्शन के ऊपर। और रिफ्लेक्शन भी कहां पे? लोड के ऊपर। देखो कहां से की बात की थी, ध्यान से समझना। ये ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस था, ये यहां पे जाके क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। तो इस पॉइंट से कितना रिफ्लेक्शन हुआ है, इस बात की हम बात कर रहे थे। मतलब ये था Z0, ये था आपका Z ऑफ L, तो इस लोड के पास से कितना रिफ्लेक्शन हुआ उसकी हमने बात की। तो मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लिखा कहां पे? इस लोड के पास में। तो वोल्टेज का ये मिला था Z ऑफ L माइनस Z0 डिवाइड बाई Z ऑफ L प्लस Z0। कुछ ऐसा बिहेवियर मुझे देखने को मिला था, सही है? जब मैंने इसको, अगर मैंने वोल्टेज के टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं कि इस पॉइंट पे वोल्टेज का बिहेवियर क्या था, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय योर इंसिडेंट वोल्टेज, दैट डिफाइन लाइक दिस। क्लियर है या नहीं है? सही बात है। दैट इज माई इंसिडेंट वोल्टेज, दैट इज माई रिफ्लेक्टेड वोल्टेज। अगर मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन, तो क्या बनने वाला है समझिए। देखो, अगर मैंने जनरलाइज डिफाइन किया कि टो क्या होना चाहिए, तो आई कैन से कि सर इट्स रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज, ये बनेगा। सही बात है। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कितना है सर? ये वाला है, इट्स योर V0 माइनस e की पावर माइनस ऑफ गामा s डिवाइड बाई, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इट्स योर V0 प्लस e की पावर गामा ऑफ s। ये कुछ ऐसा मुझे देखने को मिलेगा।
कहानी क्लियर है ना? ओके अब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आई कैन से इट्स v0 माइनस डिवाइड बाई v0 प्लस e की पावर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ s। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। कई बुक्स में आपको डायरेक्शन दी जाएगी, बोलेगा कि लोड से इधर वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान के चल रहा हूं, तो वो इस वेव को, इस टर्म को इंसिडेंट मान लेगा, इसको रिफ्लेक्टेड मान लेगा। लेकिन उस चीज से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गई बात? हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। मैं आपको ऐसा बना के दूंगा फॉर्मूला कि कुछ भी चलो आप लोगों को हर जगह वो एप्लीकेबल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके तो वहां पे आपको ये उल्टा भी मिल सकता है, पॉजिटिव में मिल सकता है, e की पावर प्लस 2 गामा s, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ओके अब देखो, दिस इज योर रिफ्लेक्शन बिहेवियर। लेकिन सर ये तो जनरलाइज्ड है, यहां पे s आ रहा है, मतलब यहां से आप इस डिस्टेंस पे देखो, इस डिस्टेंस पे देखो, इस डिस्टेंस पे देखो, किसी भी डिस्टेंस पे देखो, जिस डिस्टेंस पे रिफ्लेक्शन का बिहेवियर देखना है, s की उस वैल्यू को डालो तो आपको बिहेवियर मिल जाएगा। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है। अब क्या कंफ्यूजन है उसको आप समझिए। आप बोल रहे थे सर कि ये पूरी नहर तो एक जैसी है, समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन वगैरह जो होने चाहिए वो तो सारे यहां से होने चाहिए। तो s की अलग अलग वैल्यू होके यहां पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या डिफाइन होगा? यहां पे तो होना ही नहीं चाहिए रिफ्लेक्शन। यहां पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या डिफाइन होगा? यहां तो होना ही नहीं चाहिए रिफ्लेक्शन। बात तो सही है, नहीं होना चाहिए, सही बात है। लेकिन बेटा आप एक चीज को और थोड़ा सा समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और वो चीज क्या है उसको समझिए। अगर सिस्टम लॉसलेस हुआ तो इसको आप जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से डिफाइन कर लोगे। लेकिन अगर सिस्टम में लॉसेज पाए गए तो बेटा ये गामा भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब इस गामा की वैल्यू नहीं पाई जाए। अगर ये गामा खत्म हो जाए, अगर ये गामा खत्म हो जाए, सोचो भाई, अगर देखो यहां पे ना माइंड में जो चीजें आए ना वो क्लियर रखनी चाहिए। अब देखो क्लियर कैसे रखनी चाहिए समझिए। भाई मैंने बोला था ये पूरी की पूरी नहर एक जैसी है, ठीक है? यहां पे जाके नहर चेंज हो रही है, तो रिफ्लेक्शन अगर होना है तो इस पॉइंट से होना है, यहां से तो होगा नहीं, यहां से होगा नहीं। लेकिन जो फॉर्मूला डिफाइन किया उसमें यहां पे आपका एस आ गया, तो आप बोलोगे सर यहां से भी हो रहा है, आप बोलोगे यहां से भी हो रहा है। क्लियर है? ओके तो यहां से भी हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां से कैसे होगा? नहर तो एक जैसी है। अब समझिए बेटा, मैंने बोला था कि जो गामा होता है ना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ये एक्चुअली होता है आपका अल्फा प्लस आयोटा बीटा, होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा। और ये अल्फा जो है ना ये सिस्टम में दिखाता है किसको? लॉस को। किसको दिखाता है बेटा? लॉस को। और लॉस जो दिखाते हैं ना वो दिखाते हैं कौन? रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, लीकेज दिखाते हैं। अब सोचो भाई ये ट्रांसमिशन लाइन है ऐसे, और यहां पे है एक पोल, इस पोल पे लगा है ये इंसुलेटर। अब इंसुलेटर से ये बंधी हुई है, तो क्या बेटा यहां से आने वाली करंट यहां से लीकेज नहीं करेगी? क्या करेगी ना। फिर यहां से आगे गया, फिर से यहां पे एक पोल बंधा हुआ है, इस इंसुलेटर से फिर ये लीकेज नहीं करेगी? क्या बिल्कुल करेगी ना बेटा। यहां पे रेजिस्टेंस होगा तो ये इसका अपोजिशन नहीं करेगा? क्या करेगा? यहां पे रेजिस्टेंस है तो ये अपोजिशन करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। अरे अपोजिशन का मतलब क्या है? नहर में पानी आया, बीच में आपने कोई पत्थर डाल दिया, तो उस पत्थर से पानी नहीं टकराएगा? क्या टकराएगा। तो थोड़ा बहुत तो वो पत्थर भी तो मोड़ेगा ना इधर उधर, तो रिफ्लेक्शन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? बिल्कुल। तो रिफ्लेक्शन एक जैसी नहर में, उसी चौड़ाई की है, उसी गहराई की नहर में रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा? सर तब नहीं होगा जब कोई अपोजिशन करने वाला कंपोनेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कोई मोटा सा पत्थर आपने बीच में डाल रखा हो उसमें, या कुछ और कर रखा हो, सही बात है, तो फिर तो अपोजिशन दिखाएगा। पत्थर से पानी टकराएगा तो थोड़ा इधर उधर होएगा, थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करेगा। समझ में आई बात? समझ में आई? तो ये एक जनरलाइज्ड बिहेवियर बनाया बेटा मैंने। कैसा बिहेवियर बनाया है? जनरलाइज्ड बिहेवियर बनाया है। समझ में आ गया? अगर आप लोगों ने बोल दिया कि सर लीकेज है ही नहीं, कंडक्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस सिस्टम में है ही नहीं, मतलब अगर ये R नहीं है, अगर ये G नहीं है, मतलब पूरी नहर में बीच में कोई बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ नहीं है, तो ऑलरेडी पानी स्मूथ तरीके से बहेगा। जरा चेकआउट करके देखते हैं। देखो अगर इस अल्फा को आपने 0 कर दिया तो आपका गामा जो होगा वो आयोटा बीटा बनेगा, आपका गामा आयोटा बीटा बनेगा। अब जरा इसको पुट करके देखिए आप, ठीक है? इधर से मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा। देखो
अब जरा सा आप इसको पुट करके देखिए क्या बिहेवियर बनेगा। तो अगर मैंने बोला इफ ट्रांसमिशन लाइन इज लॉसलेस, अगर ऐसी हुई तो क्या बिहेवियर होगा, दैट इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्या बना बेटा, इट्स V0 माइनस डिवाइड बाई V0 प्लस ई की पावर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ गामा, इसको लिखा मैंने अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और ये हो गया S। अगर लॉसलेस है तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो दिस अल्फा बिकम 0। तो कंपोनेंट कुछ ऐसा बना, V0 माइनस डिवाइड बाई V0 प्लस ई की पावर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बीटा ऑफ S। अब देखो अगर इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का अगर मैंने मैग्नीट्यूड देखा, क्या देखा, मैग्नीट्यूड, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ इतना मिलेगा क्या, V0 माइनस डिवाइड बाई V0 प्लस, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या इतना मिलेगा। अरे आप जानते हो ना e की पावर आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। समझ में आया। तो क्या इसके डिस्टेंस से, अब डिस्टेंस कितनी भी हो डजंट केयर, मैग्नीट्यूड हमेशा कितना है, 1 पाया जाना है। समझ में आया। ये सिर्फ फेज को चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है ना बेटा, है तो रिफ्लेक्शन कब होगा, जब लोड अलग पाया जाएगा, सिर्फ लोड वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, अदर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर से कोई रिफ्लेक्शन नहीं पाया जाएगा। ये कहानी क्लियर हुई, अब समझ में आ गया चीजें, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मैं अगेन बता रहा हूं, फॉर्मूला रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, फॉर्मूला रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। क्या याद रखना है, याद ये रखना है, अगर आप लोग यहां पे खड़े हो, ये मैं देखो तीसरी बार बोल रहा हूं, मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, अगर आप यहां पे खड़े हो, आपका लोड अगर यहां है, यहां से एक वेव आई इधर, यहां से टकरा के वेव गई इधर, ठीक है ना। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को कंसीडर नहीं कर रहे हो, अगर मान लो आप तो यहां खड़े हो, यहां से जाने वाली डिस्टेंस को आपने पॉजिटिव माना, ठीक है ना, तो अगर इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हो, तो ये वाला जो बिहेवियर होगा ये आपका इंसिडेंट वेव होगा और ये आपका रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से चल रहे हो, मैं आगे जाके कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलूंगा, पहले बोल रहा हूं आगे जाके कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलूंगा, तो ये फॉर्मूले सारे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर अभी चलूं, बता दो मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से नहीं चला था, आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं फॉर्मूले रटने पे मत जाना, समझने पे जाना, समझना दे चीजों को ध्यान से, ठीक है ना। अगर आपको वो है तो मैं अभी बता देता हूं, देखो ये इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्टेड होगा। अगर आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से चले और आपने बोला कि डिस्टेंस इधर से इधर जाने पे नेगेटिव है, तो आप एस की वैल्यू अगर नेगेटिव रखोगे यहां पे, भाई जैसे मान लो इधर से इधर में चला 10 किलोमीटर, आपने बोला सर इस डायरेक्शन को तो मैंने नेगेटिव माना है, तो आप लिखोगे -10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो अगर यहां पे नेगेटिव लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड इधर जाने पे बढ़ेगा, तो ये इंसिडेंट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड पे ध्यान मत देना मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है कहानी, ओके। अरे सही है, ये बिहेवियर कुछ ऐसा समझ में आया, ठीक है ना। भाई मैं आगे जाके एक काम करो, देखो बार बार ना आपको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना, तो आप ऐसे कर लो, ये पॉजिटिव है, इधर से इधर जाने पे अगर मान लो इस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव डायरेक्शन मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन मानेंगे हम, मान लो इसको जेड डायरेक्शन मान लेते हैं, तो इसको माइनस ऑफ जेड मानोगे, तो आप इसको इंसिडेंट कर लो, एक काम कर लो, ठीक है। फिर बाद में आपके फॉर्मूले चेंज होंगे तो आप एक दूसरे को मैचअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट कर लो, तो इसको आप प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, ठीक है। इसको रिफ्लेक्शन मान लो, इसको इंसिडेंट मान लो, कल के नोट्स में चेंज कर लेना, ठीक है। अगर आप इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव नहीं मान रहे हो, नॉर्मल है, तो वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, गलत जैसा कुछ नहीं है। अगर इसको मान के चलोगे, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लेना, इसको प्लस कर लेना, इसको माइनस कर लेना, इसको प्लस कर लेना, इसको माइनस कर लेना, इसको प्लस कर लेना, इसको प्लस कर लेना, इसको माइनस कर लेना,
ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये प्लस माइनस तो मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है ना। ये ऊपर देखो आप, ये प्लस माइनस, अब आप बोल रहे हो सर चेंज हो गया, अरे चेंज कुछ नहीं हुआ, ये वी ऑफ आर डिवाइड बाई वी ऑफ आई है। यहाँ पे आप ये लिखते कि रिफ्लेक्टेड वेव का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई इंसिडेंट वेव का मैग्नीट्यूड, तो बात तो वही बननी थी, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने इसका इंसिडेंट वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का इस तरीके से चेंज कर दिया पूरा। ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बिहेवियर बन गया। 1 सेकेंड, इसमें ये प्लस माइनस क्यों चेंज किया है मैंने, ठीक है। इसको आप ऐसे 1 सेकेंड, इसमें आप कंफ्यूज होगे प्लस माइनस से, ठीक है। इन पे प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। इसको आप ऐसे करो, वी नोड ऑफ आर, वी नोड ऑफ आई, ऐसे कर लो, ठीक है। अपन अपने फंडे से चलते हैं, प्लस माइनस कंफ्यूज कर देगा आपको, आई, ठीक है। प्लस किसका था माइनस किसका था, फालतू में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस मत रखो, इसको बी ऑफ आर करो, इसको बी ऑफ आर करो, इसको बी ऑफ आई करो, इसको बी ऑफ आई करो। अब क्लियर है कहानी, ठीक है ना। मतलब ऊपर रिफ्लेक्टेड वेव वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, नीचे इंसिडेंट वेव का मैग्नीट्यूड दिखना चाहिए सीधा सीधा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, सही है बात। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट, वो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, इनके मैग्नीट्यूड को अगर आप करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा, ओके। बिकॉज भाई फॉर्मूला पूरा क्लियर होना चाहिए, रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय इंसिडेंट। अब क्लियर हुआ कहानी। अब समझिए, मतलब जनरलाइज किसी भी पॉइंट से अगर कोई कण अगर टकरा के वापस आएगा तो उसका बिहेवियर इस तरीके से माना जाएगा। अब थोड़ी सी एक बात और है, उस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, इसको मैं हटा दूं, ओके। अगर मुझे करंट के लिए लिखना होता तो कैसे लिखोगे सर, करंट का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है वो माइनस ऑफ वोल्टेज का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, सही बात है, ओके। तो अगर करंट के लिए लिखना हो तो इसी के फॉर्मूले में यहां आगे माइनस लगा दूंगा, तो वो किसका बन जाएगा, करंट का बन जाएगा। और ये आपको पता भी लग जाएगा कैसे, करंट की इक्वेशन को आप लिख के देखो, आपको पता लग जाएगा। करंट की इक्वेशन एग्जैक्टली सेम होती है, सिर्फ यहां पे नेगेटिव साइन होता है कि नहीं होता है, बताओ, सही बात है ना, ओके। तो सिर्फ आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखो जरा, ये चेकआउट करो, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए तसल्ली बख्श बैठ जाओ। ये क्लियर था ना सबके, ओके। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस हुई तो रिफ्लेक्शन सिर्फ लोड के पास से होगा, और अगर लॉसलेस नहीं हुई तो हर एक पॉइंट से क्या पाया जाएगा, रिफ्लेक्शन पाया जाएगा। अब समझिए चीजों को, देखो कहानी में कुछ ट्विस्ट ऐसा है कि सर स्टैंडिंग वेव क्या होती है, तो ध्यान से समझना, ओके। स्टैंडिंग वेव when a transmission line is connected, ठीक है, नोट्स लिखना, connected with a different load, मतलब Z of L does not equals to Z0. It means some voltage and current, मतलब वेव की बात कर रहा हूं, are reflected from load to source side, ठीक है ना। That's why in the transmission line, the incident and reflected both waves are travel, okay।
when the phase of both wave are same at some points, then that can add to each other and increase the magnitude of resultant wave. Okay, when they are out of phase, then they subtract to each other and reduce the magnitude of resultant wave. Okay, the resultant wave in the transmission line is called standing wave, and the ratio of maximum and minimum value is called standing wave रेशियो। क्लियर है? सारी बातें लिख लेना कि जब ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों पाया जाता है, सही बात है, तो एक वेव जारी है, दूसरी आ रही है। कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि दोनों फेज एक जैसे दिखते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें एडअप हो जाती है, कई जगह सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे रिजल्टेंट कम हो जाता है, कई जगह बढ़ जाता है। ओके, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ओके, और पूरी ट्रांसमिशन लाइन में जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू के रेशियो को स्टैंडिंग वेव रेशियो कहा जाता है। क्लियर है कहानी? ओके, बड़ा ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट वाला रोल नहीं है इसमें कि स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है। ओके, अब आगे चले, थोड़ा सा डिफाइन करें इसको। देखो, इसको हटा दूं मैं सारी, ये नोट्स बना लेना, लिख लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो, जैसे इसको थोड़ा सा प्रूफ में लेते हैं। अब प्रूफ में लेते हैं, कैसे लेते हैं समझो। जैसे मान लो अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी, किसकी? वोल्टेज की इक्वेशन लिखी, सपोज दैट V ऑफ S, तो हमको पता है कि इसमें दो वेव होनी है, एक होनी है इंसिडेंट, एक होनी है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा है कि रिफ्लेक्शन वोल्टेज प्लस इंसिडेंट वोल्टेज, या इंसिडेंट वोल्टेज प्लस रिफ्लेक्शन वोल्टेज। ओके, अब अगर मान लो विद डायरेक्शन अगर आप लेके चल रहे हो, आपने बोला जैसे ये एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन ले ली, मान लो ये इधर प्लस जेड डायरेक्शन है, इधर माइनस जेड डायरेक्शन है, ठीक है। आपने बोला मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप इधर से इधर जा रहे हो, तो आप नेगेटिव में चल रहे हो, ठीक है ना। तो नेगेटिव वाले को आपने ले लिया डायरेक्शन। तो V ऑफ R को लिखोगे तो आपने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ V ऑफ R e की पावर, इधर अगर विद डायरेक्शन ले रहे हो तो e की पावर गामा ऑफ S वाला क्या बन जाएगा आपका? रिफ्लेक्टेड बन जाएगा, क्योंकि इधर से इधर जाने पे नेगेटिव में अगर आप वैल्यू रखोगे, ठीक है ना, तो नेगेटिव में अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब इधर से इधर जाने पे मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन वाला बन जाएगा, प्लस V ऑफ जो I e की पावर माइनस ऑफ गामा S। कंफ्यूज मत होना, पहले मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस क्लास में मैंने डायरेक्शन के हिसाब से नहीं लिया था, इसलिए मैंने इसको रिफ्लेक्टेड और इसको इंसिडेंट बोला था। आप भी बोल सकते हो अगर आप डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हो तो। क्लियर है कहानी? ओके, यहाँ पे ऐसा समझ लो, S को मैंने माइनस S रख दिया, ठीक है, तो ये e की पावर प्लस गामा S हो गया और ये e की पावर माइनस गामा S हो गया, बस बात इतनी सी है, इसलिए बदल गया। ओके, अब देखो,
अब कहानी में कुछ ऐसा आप लोगों को ट्विस्ट मिल रहा है, कुछ ऐसा क्या मिल रहा है, बिहेवियर मिल रहा है। अब एक बात तो 100% और डेफिनेटली तरीके से करेक्ट है, और वो बात ये है कि अगर ये वोल्टेज है तो सर इसमें रिफ्लेक्शन भी है, इसमें इंसिडेंस है, ये ओवरऑल है। मतलब एक्चुअली ये वोल्टेज की इक्वेशन को ही आप स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बोल सकते हो, बिकॉज स्टैंडिंग वोल्टेज, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, इट्स नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट वेव। अब इसमें रिफ्लेक्शन भी आ गया, इंसिडेंस भी आ गया, तो ये इक्वेशन किसकी है, ओवरऑल स्टैंडिंग वेव की है। सही बात है। तो एक रिजल्टेंट इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उन दोनों का अगर मैं क्या देखूं, रेशियो देखूं, तो वही होता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। परफेक्ट है। अब जरा चेकआउट करते हैं, अगर इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो क्या होनी चाहिए। तो सर अगर किसी भी इक्वेशन की जब हम मैक्सिमा देखते हैं, जब हम मिनिमा देखते हैं, तो हमारे पास क्या तरीका होता है कि जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वलाइज करो किसके, जीरो के। जीरो के करने के बाद में जो कंडीशन बने वही आपका मैक्सिमा या मिनिमम को दिखाएगा। ओके, अब देखो इसमें वेरिएबल कौन है, डिस्टेंस, मतलब एस इसमें वेरिएबल है, बाकी तो कोई वेरिएबल है नहीं। ओके, तो इसी के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं डिफरेंशिएट। मान लो डी ऑफ वी डिवाइड बाई डी ऑफ एस किया तो क्या मिलेगा, ये तो मैग्नीट्यूड है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको किया ई की पावर गामा ऑफ एस, और गामा ऑफ एस को किया तो यहां पे मिला गामा, इसको देखा प्लस, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, ये होना ई की पावर माइनस ऑफ गामा एस, और इसका किया तो ये मिला माइनस ऑफ गामा। आई थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम मिनिमम देखना है तो इसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा किसके, जीरो के। जरा चेकआउट करते हैं, इसको मैंने जीरो के इक्विवेलेंट किया तो dv बाई ds को मैंने इक्वल कर दिया बेटा किसके, जीरो के। अब देखो इसको जीरो के इक्वल करूंगा तो क्या मिलेगा, इट्स योर v0 r e की पावर गामा ऑफ s, गामा ये जीरो करूंगा तो ये माइनस में आ रहा है, इसको उधर ले जाता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये v ऑफ 0 इंटू आई ई की पावर माइनस ऑफ गामा s मल्टीप्लाई विद गामा। अब देखो ये गामा से ये गामा तो गया, मतलब दिस क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू दिस क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी क्या थी, रिफ्लेक्टेड वाली, ये क्वांटिटी क्या है, इंसिडेंट वाली। अगर ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाए, अगर ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाए तो इसको तो आप 2 टाइम्स लिख सकते हो। सही बात है। मतलब ये सिर्फ कंडीशन मैक्सिमा की नहीं है, ये कंडीशन मिनिमा की भी हो सकती है। समझ में आया। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन डिफाइन एज लाइक कि सब दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अब जरा आप इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करके देखिए। अब नोटिस करके कैसे देखेंगे, समझो भाई, 2 तरह की चीजें, ठीक है ना। थोड़ा सा कंसीडर करोगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अब देखो भाई, अगर मान लो मैंने बोला कि राइट डाउन द मैक्सिमम वोल्टेज, ओके, आपने लिखना शुरू किया, आपने बोला कि सर V ऑफ मैक्स लिख दिया मैंने, तो क्या होना चाहिए, आपने बोला कि सर ये कंडीशन है मेरे पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन ई की पावर गामा ऑफ एस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट ई की पावर माइनस गामा ऑफ एस, और दोनों की वैल्यू बराबर है, मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए, ठीक है ना। अब मैंने लिखा V ऑफ मिनिमम क्या होना चाहिए, आपने बोला V नोड आई ई की पावर गामा ऑफ एस प्लस V नोड आई ई की पावर माइनस गामा ऑफ एस। एक को बनाना है मैक्सिमम, एक को बनाना है मिनिमम। क्या करूं, दोनों वैल्यू बराबर है। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 1 + 1 मिलता है 2, समझ गए। अगर मैंने दोनों को घटा दिया तो 1 - 1 मिलता है कितना, 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम करूंगा तो ऊपर आ गया दोनों जोड़े 2, नीचे आ गया दोनों घटे, मिनिमम कितना मिला, 0। 2 डिवाइड बाय 0 कितना मिला, इन्फिनिटी। भाई नीचे 0 मिल रहा है, कितना मिला, इन्फिनिटी। ओहो, मतलब क्या हुआ सर, स्टैंडिंग वेव जो रेशियो आपने निकाला उसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी आ गई। भाई क्या निकाला आप लोगों ने, वोल्टेज के लिए निकाल रहे हो, आप लिखो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। आपने बोला कि सर इट्स V ऑफ मैक्स डिवाइड बाई V ऑफ मिन होता है। जब इसको निकाला तो आपको पता लगा इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी हो सकती है, इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। लेकिन बेटा ये जो वोल्टेज है ये भी तो साइनोसॉइडल है, ये जो वोल्टेज है वो भी तो साइनोसॉइडल है। मतलब ये बिहेवियर आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, जरा समझना इसको, आप समझोगे तो समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा इधर से हटाता हूं, देखो आप, ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। देखो यहां पे है आपका सोर्स, यहां पे है आपका लोड। अब ये इधर से गया है एग्जैक्टली इस तरीके से, साइनोसॉइडल तरीके से, यूं यूं और मान लो यूं, ठीक है।
ये कुछ ऐसा है, समझना, ये कुछ ऐसा है। अब अगर मान लो यहां से ये इंसिडेंट हुआ कुछ वोल्टेज, अब अगर यहां से टकरा के पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो गया, अब समझना, एक लॉसलेस सिस्टम होता है, एक विदाउट लॉसलेस सिस्टम होता है, ठीक है ना। अगर मान लो सिस्टम है लॉसलेस है और आगे पावर नहीं जा रही है, तो क्या होगा, जितना गया उतना यहां से टकरा के वापस आ जाएगा। अब मान लो यहां से टकरा के वापस आ रहा है, ओके, तो ये दो तरीके से आ सकता है। कैसे आ सकता है, मान लो ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में यहां से वापस आया, तो हो सकता है ये इस तरीके से ओवरऑल वोल्टेज अंदर हमेशा जीरो पाया जाए, सही बात है। या हो सकता है अगर ये किसी फेज से निकले, तो हो सकता है ये यहां पे गया, फिर इसने यहां से चलना अगर मान लो शुरू किया, तो हो सकता है ये इस तरीके से निकले, इस तरीके से निकले, इस तरीके से निकले। समझ में आई चीजें। तो क्या हो सकता है सर, ये भी हो सकता है कि रिजल्टेंट वोल्टेज आपको यहां पे जीरो भी मिल सकता है। रिजल्टेंट वोल्टेज की मान लो यहां पे ये जीरो प्लस ये करोगे तो इस कर्व के हिसाब से यहां पे मैग्नीट्यूड इसके बराबर भी मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। मतलब दोनों एकदम से जुड़ भी सकते हैं, दोनों एकदम से घट भी सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब बनेगी भाई, एक बात बताओ आप, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और इंसिडेंट वोल्टेज दोनों का मैग्नीट्यूड ईच पॉइंट पे एग्जैक्टली सेम कब हो सकता है। तो सर इस कंडीशन के लिए ना, ये जो कंडीशन मिली है, इसके लिए दो कंडीशन होना कंपलसरी है। क्या क्या कंडीशन, फर्स्ट, पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए है कि ट्रांसमिशन लाइन शुड बी लॉसलेस। ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस होनी चाहिए, कोई भी लॉस नहीं पाया जाना चाहिए, जब जाके मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, सही बात है, पहली चीज। दूसरी चीज और क्या होना चाहिए कि नो पावर शुड बी ट्रांसमिटेड। ये सही है ना। अरे भाई अगर यहां से पावर आगे चले जाएगी तो रिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड तो कम ही पाया जाएगा, इंसिडेंट से कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, सही बात है। तो अगर आपको वोल्टेज स्टैंडिंग वेव की वैल्यू अगर आपको क्या चाहिए, इन्फिनिटी चाहिए, तो इन्फिनिटी होने के लिए दोनों कंडीशन का होना जरूरी है कि सिस्टम होना चाहिए लॉसलेस, ओके, एंड ट्रांसमिटेड वोल्टेज, कौन सा, ट्रांसमिटेड वोल्टेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। कहानी समझ में आई, बिल्कुल सही है। सर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, नहीं होता है, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, अरे ये दोनों बराबर एग्जैक्टली कभी भी नहीं हो सकते हैं, समझना। थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल और फिर प्रैक्टिकल, ठीक है भाई। मैथमेटिकल तो ये इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इन्फिनिटी होने के लिए दोनों चीजें होना जरूरी है, सही बात है भाई। चलो मान लो लॉसलेस तो हम मान भी ले, थोड़े बहुत लॉस तो होते ही हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन क्या ट्रांसमिट नहीं होगा क्या, अरे वोल्टेज भेज रहे हो तो कोई ना कोई तो लोड लगा हुआ ही होगा ना आगे, परफेक्ट है। क्या ये जीरो हो सकता है कभी, क्या ये इन्फिनिटी पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता। तो क्या पाया जा सकता है, फिर उसको चेकआउट करते हैं। देखो सर अगर वोल्टेज को मैक्सिमम करना है तो मैं तो एक बात बोल सकता हूं, क्या बोले, अगर दोनों क्वांटिटी को जोड़ दूंगा मैं तो जो भी मिलेगा ज्यादा मिलेगा, अगर एक में से दूसरे को घटाऊंगा तो जो भी मिलेगा कम मिलेगा। मगर अगर मैंने इंसिडेंट में से अगर मैंने रिफ्लेक्शन को घटाया तो जो मिलेगा वो मिनिमम होगा। अगर मैंने इंसिडेंट में रिफ्लेक्टेड जोड़ दिया, मतलब अगर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट में जुड़ गया तो वैल्यू को बढ़ा देगा, अगर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट में से घट गया तो वैल्यू को घटा देगा, सीधी सी बात है, ओके। तो इसको आप उल्टा करके लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको आप ऐसे लिखो कि अगर इंसिडेंट में रिफ्लेक्टेड जुड़ गया तो मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा, और अगर इसी इंसिडेंट में से अगर घट गया, कौन घट गया, रिफ्लेक्शन, तो वैल्यू को कैसा दिखाएगा, कम दिखाएगा, एज सिंपल एज। अब इसमें मैंने सब कुछ, कोई इसमें मैंने आइडियोलॉजी डिफाइन नहीं की, ये प्रैक्टिकल फिनोमिना ले लिया मैंने जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, सही बात है। तो सर मिनिमम ऐसा होगा, मैक्सिमम ऐसा पाया जाएगा, ओके। अब तो समझ में आ गई कहानी, अब हटा दो इन सबको। अब देखो, ठीक है ना, पहले भी मैंने वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो कई क्लासों में डिफाइन किया था, लेकिन वहां मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था क्योंकि वहां उसका इतना यूज नहीं था। अब देखो क्या हो जाएगा, समझना। तो सर इट्स वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड इट्स मस्ट बी, वी मैक्स को क्या लिखोगे, इट्स योर V0 ऑफ I e की पावर माइनस ऑफ गामा S प्लस V0 ऑफ R e की पावर गामा ऑफ S एंड इट्स मस्ट बी डिवाइडेड बाई V0 ऑफ I e की पावर
माइनस ऑफ गामा ऑफ एस माइनस v0 ऑफ आर ई की पावर गामा ऑफ एस। क्या यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या? ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मान लो मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, मैंने इसमें एक वैल्यू को कॉमन ले लिया, मैंने ये फर्स्ट टर्म को दोनों साइड से कॉमन लिया ऊपर से, तो मैंने लिखा इट्स v0 ऑफ आई ई की पावर माइनस ऑफ गामा एस। इसको मैंने ऊपर से भी कॉमन लिया, इसको मैंने नीचे से भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या क्या बचेगा? ऊपर वाली क्वांटिटी में बचेगा 1 प्लस v0 ऑफ आर, v0 ऑफ आर ई की पावर गामा ऑफ एस डिवाइड बाई v0 ऑफ आई ई की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ एस। कोई कंफ्यूजन नहीं है? डिवाइड बाई, इसको मैंने किया तो इट्स ओवर 1 माइनस v0 ऑफ आर ई की पावर गामा ऑफ एस डिवाइड बाई v0 ऑफ आई ई की पावर माइनस गामा ऑफ एस। जरा इसको डिफाइन करना, ये क्या है? ओके, इट्स रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टोटल डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज टोटल। इट्स रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टोटल डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज टोटल। द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज दैट डिफाइन द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ वोल्टेज। क्या डिफाइन करता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफाइन करता है। ओके, तो अगर इसको मैं आगे चला, देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड तो एक जैसे हैं, कट के देखो v0i एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। ये e की पावर माइनस गामा एस ई की पावर माइनस गामा एस, अगेन बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर कैंसिल आउट। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप यहां पे इसको लेके चलो तो आपको मिलेगा इट्स वोल्टेज स्टैंड वेव रेशियो एंड यू मस्ट से इट्स 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिवाइड बाई 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड दैट डिफाइन योर स्टैंडिंग वेव रेशियो, दैट डिफाइन योर स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है ना? आई मैक्सिमम, आई मिनिमम, जेड मैक्सिमम, जेड मिनिमम, अभी बहुत सारी वैल्यूज डिफाइन करना है। अभी आपका एक और टॉपिक बचा है इंपेडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इंपेडेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद में इस वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो को, ठीक है ना, ओपन सर्किट बिहेवियर, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर, इन सब में ये इन फॉर्मूलेज को आई मैक्स, आई मिन, जेड मैक्स, ओके, क्या बोलते हैं आपका वेव इम्पीडेंस, ये सारी चीजें कल की क्लास में इंक्लूड की जाएगी। ये सारे फॉर्मूले उस क्लास में इंक्लूड किए जाएंगे। आई होप आपको स्टैंडिंग वेव समझ में आया होगा। ओके, कल की क्लास में फिर से स्टैंडिंग वेव की बात की जाएगी थोड़ी बहुत, और हम लोग पढ़ेंगे इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन या वेव इम्पीडेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।